दोस्तों, क्या पैसा किसी इंसान को इस हद तक अंधा कर सकता है कि वह अपनी ही कोख से जन्मे बच्चे को अपने ही परिवार के खून का प्यासा हो जाए? दुनिया में कई तरह के काले जादू तंत्र मंत्र मौजूद हैं, लेकिन राजस्थान की तपती रेत के नीचे एक ऐसी खौफनाक विद्या दफन है जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे तांत्रिकों के पसीने छूट जाते हैं। इसे कहते हैं मरण हांडी। एक ऐसा सांप जो अगर एक बार किसी के नाम पर छोड़ दिया जाए तो उसकी मौत के बाद ही शांत होता है। आज मैं आपको राजस्थान के उस मशहूर और सापित गांव कुलधारा के एक ऐसे काले सच के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे आज तक इतिहास के पन्नों में छुपा कर रखा गया है। यह कहानी है कुलधारा के खेतों के बीचों बीच खड़ी एक विशाल जर्जर हवेली की, जिसका नाम है अर्कसेन निवास। यह ऐसी हवेली जिसने पिछले 20 सालों से कई भयानक राज अपने सीने में दबा रखे हैं, लेकिन आज उन सारे गुनाहों का हिसाब होने वाला है। आज की वीडियो को रात के अंधेरे में अकेले हेडफोन्स लगाकर सुनिएगा, क्योंकि आज का अंत आपके होश उड़ाकर रखेगा। कहानी की शुरुआत होती है एक कार से जो रात के घने अंधेरे को चीरती हुई कुलधारा की तरफ बढ़ रही है। कार में 3 लोग सवार हैं, सुभाष, अर्कसेन, उनकी पत्नी केतकी और उनका 22 साल का बेटा मोहित। मोहित अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए एक बेहद हैरान था। उसने अपने पिता सुभाष से पूछा, पापा, पूरी जिंदगी आपने मुझे राजस्थान आने से रोका। आप हमेशा कहते थे कि वहाँ कदम रखते ही कोई हमारे परिवार पर काला जादू कर देगा, तो फिर आज अचानक आप हमें इस सुनसान कुलधारा के रास्ते पर क्यों ले जा रहे हैं? लेकिन सुभाष ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। बगल में बैठी केतकी ने अपने पति की तरफ देखा और बेहद दबी आवाज में कहा, सुभाष, देखिए ना, रास्ते की ये सूखे पेड़, खौफनाक मोड़, सब वैसे ही हैं। 20 साल बीत गए, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। जब हम यहाँ से भागे थे तब मोहित सिर्फ 2 साल का था। मेरी गोद में सिमटा हुआ हम कितनी बदहवासी में भागे थे ना। उस रात पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं थी हम में। वही तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। कार कुलधारा गांव की सीमा पर आकर रुक जाती है। चारों तरफ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। सामने खेतों के बीचों बीच खड़ी थी अर्कसेन की हवेली। वैसे तो राजस्थान के इस हिस्से में थोड़ी बहुत हरियाली होनी चाहिए थी, लेकिन इस हवेली के आसपास की जमीन पूरी तरह सूखी, बेजान, मानो मरी पड़ी हुई है। हवेली के ठीक सामने गांव का सबसे पुराना कुआं था। वो कुआं जो कभी पूरे गांव की प्यास बुझाता था, पूरी तरह से काला पड़ चुका था। उस कुएं के पास खड़े होते ही ऐसा महसूस होता मानो पानी की जगह या बीते सालों की चीख और दर्द अपने अंदर जमा करके बैठा हो। मोहित जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका छू कर गुजरा, जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर। तीनों जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखते हैं, माहौल एकदम बदल चुका था। बाहर से हवेली जितनी विशाल और भव्य दिख रही थी, अंदर आते ही उतनी ही संकरी, घुटन और डरावनी लगने लगती है। हवेली के हर एक कोने में घना अंधेरा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो हवेली की दीवारें, वहां की परछाइयां इन तीनों की हर एक हरकत पर नजर रख रही थी। थक हार कर सुभाष और केतकी हवेली के एक बड़े से कमरे में चले जाते हैं। मोहित को बगल का कमरा दे दिया जाता है। तभी रात के लगभग 3 बजे कमरे के दरवाजे पर हुई खरखराहट से केतकी की आंख खुलती है। केतकी बड़बड़ाती है, पूरी हवेली खाली पड़ी है, फिर भी इन लोगों को चैन नहीं है। इतनी रात को कौन परेशान करता है? केतकी जैसे ही उठकर भारी लकड़ी का दरवाजा खोलती है, उसके पैर वहीं जम जाते हैं। दहलीज के उस पार घने अंधेरे में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, सफेद बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वो बूढ़ी औरत एक सूखी कांपती हुई आवाज में बोली, तो आ गए तुम लोग। बहुत
वक्त लगा दिया लौटने में। मैं जरा गांव से बाहर गई हुई थी, इसलिए सुबह मिलना नहीं हो पाया। पहचाना नहीं क्या मुझे? मैं तुम्हारी सास की सबसे बड़ी जेठानी हूँ, तुम्हारी ताई सास। तभी केतकी को याद आता है कि जब वो शादी करके यहाँ आई थी तो घूंघट की वजह से उसने बहुत कम लोगों को देखा था। वो कहती है, ताई जी आप इतनी रात को रुकिए, मैं सुभाष को जगाती हूँ। केतकी जैसे ही बिस्तर की तरफ मुड़ती है उसका दिल दहल जाता है। बिस्तर पर सुभाष नहीं था। वो घबराकर तुरंत वापस दरवाजे की तरफ देखती है, लेकिन अब दरवाजे पर वो बूढ़ी ताई सास भी गायब थी। पूरा गलियारा सूना पड़ा था। केतकी की सांसें तेज होने लगती हैं। कमरे की एक टूटी हुई खिड़की से केतकी को बाहर कुएं की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो खिड़की की आड़ से बाहर झांकती है तो देखती है कि रात के 3:15 बज रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में सुभाष कुएं पर अकेला खड़ा था और कुएं के गहरे काले पानी के अंदर एक टक झांक रहा है। केतकी अपनी जान हथेली पर रखकर नीचे भागती है और कुएं के पास पहुंचकर सुभाष का हाथ पकड़ती है और चिल्लाकर कहती है, यह सब क्या कर रहे हो आप? मेरी माँ ठीक कहती थी, इस घर की दहलीज को ही सांप मिला हुआ है। इस घर के मर्द यहाँ आते ही पागल हो जाते हैं। क्या कमरे में पानी नहीं था जो रात के 3 बज रहे हैं आप इस मनहूस कुएं में पानी खींच रहे हो? लेकिन तभी लाल चांद की रोशनी में खड़ी केतकी अचानक सुभाष को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक घिनौना लालच चमक रहा था। केतकी हंसते हुए बोली, मानना पड़ेगा सुभाष, आपने दिल्ली में रहने वाले हमारे बेटे मोहित के सामने ऐसा नाटक किया कि उसे हम पर शक तक नहीं हुआ कि असली खिलाड़ी तो आप ही हो। सुभाष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ रही थी। वो कहता है, खेल तो खेलना ही था ना केतकी, कम से कम 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है यार। इस हवेली से ज्यादा कीमती इसके सामने बना यह कुआं, जिसके नीचे हमारे पूर्वजों का सदियों पुराना खजाना गड़ा हुआ है। दिक्कत बस यह थी कि जब भी कोई इस खजाने को निकालने की कोशिश करता है तो परिवार का कोई ना कोई नया हिस्सेदार खड़ा हो जाता है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने दूर बैठे बैठे तांत्रिकों की मदद से इस हवेली के एक एक वारिस के नाम पर मरण हांडी छुड़वा दी। एक करके सबको ठिकाने लगा दिया। अब जायदाद और खजाने का कोई हिस्सेदार नहीं बचा है सिवाय हमारे। बस दो दिन बाद पूर्णिमा है। तंत्र क्रिया पूरी होते ही खजाना बाहर आ जाएगा। अगली सुबह हवेली के बचे कुचे लोग और सुभाष की विधवा भाभी मंदोदरी बाहर आंगन में बैठे हुए थे। केतकी मंदोदरी के पास जाती है और पूछती है, ताई जी कल रात आप अचानक मेरे कमरे में आ गई थी, फिर वहां से चली भी गई। मंदोदरी केकई को देखकर चौंक जाती है और कहती है, क्या बात कर रही हो केतकी, मैं तो कल रात पास के गांव मंदिर में कीर्तन पर गई हुई थी, सुबह ही तो लौटी हूं मैं, तो मैं तेरे कमरे में कैसे आ सकती हूँ बेटा। इस हवेली की दीवारों ने सिर्फ चूड़ियों के टूटने और औरतों के रोने की आवाजें सुनी हैं, और इतने सारे लोगों की एक के बाद एक की मौत होना कोई आम बात नहीं है। एक तांत्रिक ने मुझसे कहा था कि किसी अपने ने ही इस घर के लोगों के नाम पर मरण हांडी छोड़ी है जो पूरे वंश को खा रही है। सुभाष चाय का कप रखते हुए हंसता है, कहता है भाभी क्या आप भी अंधविश्वास की बातें लेकर बैठ जाते हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। लेकिन सुभाष और केतकी नहीं जानते थे कि जो मौत का जाल उन्होंने दूसरे के लिए बुना है उसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। दिन बीतते गए और रात के ठीक 3 बजे सुभाष और केतकी कुएं के पास जाकर गुप्त अनुष्ठान करते। यह सब उनकी योजना के मुताबिक ही चल रहा था। पूर्णिमा से ठीक एक रात पहले हवेली के अंदर एक भयानक घटना घटती है। मोहित अपने कमरे में ही सो रहा था, तभी उसे लगा कि कोई अंधेरे में उसका नाम पुकार रहा है, मोहित मोहित।
मोहित जैसे ही उठकर पीछे मिला, उसके होश उड़ गए। उसके सामने हवा में जलती हुई एक मरण हांडी तैर रही, जिससे काली राख गिर रही थी। डर के मारे मोहित का पूरा शरीर कांपने लगता है, उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और देखते ही देखते उसके मुंह पर पैरालिसिस का भीषण अटैक होता है। उसका चेहरा पूरा टेढ़ा हो चुका था, वो तड़पता हुआ फर्श पर गिर पड़ता है। तभी मोहित की आवाज सुनकर सुभाष और केतकी दौड़कर कमरे में आते हैं। बेटा फर्श पर बेजान पड़ा था, उसका मुंह पूरी तरह टेढ़ा हो चुका था, वो सिर्फ अपनी आंखें ही हिला पा रहा था। केतकी रोते हुए कहती है, ये सुभाष, हमें यह सब बंद कर देना चाहिए। इसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, वो हमारा इकलौता बेटा बिस्तर पर मौत से लड़ रहा है। चलो यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन सुभाष के सिर पर दौलत का भूत सवार हो चुका था। उसने केतकी को धक्का दिया और चिल्लाया, नहीं, इतने सालों की मेहनत मैं ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। इस हवेली को पाने के लिए मैंने अपने भाइयों और उनके बच्चों की बलि दी है। बस आज रात पूर्णिमा की रात है, आज खजाना अपने आप बाहर आ जाएगा। और मोहित को सिर्फ ठंड की वजह से बीपी की दिक्कत हुई है, कल डॉक्टर को दिखा देंगे और मोहित एकदम टनाटन हो जाएगा। रात के ठीक 2 बजे चारों तरफ आसमान में लाल चांद चमक रहा था। सुभाष बिस्तर से उठकर कुएं की तरफ जाने के लिए जैसे ही फर्श पर पैर रखता है, कमरे के दरवाजे के नीचे से एक तेज नीली रोशनी अंदर आती है। सुभाष जैसे ही बरामदे में आता है, गलियारे के दूसरी ओर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 मरण हांडियां हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उन हांडियों के ऊपर उन सभी रिश्तेदारों के चेहरे बने हुए थे जिसे सुभाष ने अपनी तांत्रिक क्रिया से मरवाया था। सुभाष पूरी ताकत से चीखना चाहता था, केतकी बचाओ, लेकिन उसके गले की आवाज मानो गायब हो चुकी। किसी अदृश्य बर्फीले हाथ से उसका गला अंदर की तरफ खींच दिया गया था। उसके पैर फर्श से एकदम चिपक गए थे, जैसे पत्थर की उस जमीन ने उसे जकड़ के रखा हो। तभी अचानक जमीन के अंदर से कई सड़े हुए हाथ बाहर निकलते हैं। उसने सुभाष के पैरों को पकड़ लिया और सुभाष धीरे धीरे जिंदा उस हवेली की फर्श और दीवार के अंदर धंसने लगता है। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही। वो जलती हुई मारण हांडियां सुभाष को छोड़कर सीधे मोहित की कमरे की तरफ बढ़ी। बिस्तर पर बेबस लेटा मोहित हिल भी नहीं पा रहा। वो हड्डियां कमरे के अंदर जाते ही एक भयानक धमाके के साथ फट जाती। धमाका होते ही उस हांडियों से सोना या खजाना नहीं बल्कि हजारों की तादाद में काले कीड़े और इंसानी खोपड़ियों का चूरा और खौफनाक काली राख निकलती है, जो सीधे मोहित के मुंह और आंखों के अंदर समाने लगती है। मोहित की आंखें डर के मारे फट जाती हैं। उसका पूरा शरीर कोयले की तरह काला पड़ चुका था और देखते ही देखते उसका शरीर उसके प्राण को छोड़ देता है। अगली सुबह कुलधारा के अर्कसेन निवास का नजारा किसी नरक के जैसा था। गांव के लोग जब हवेली के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 22 साल के मोहित की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, जैसे वो कई महीनों पुरानी पड़ी हो वहां पे। और उसका पिता सुभाष आधा दीवार के अंदर कंक्रीट और पत्थरों के बीच जिंदा धंसा हुआ पड़ा था। उसकी सिर्फ फटी हुई आंखें बाहर दिखाई दे रही थी, जो जम चुकी थी। लेकिन सबसे भयानक हालत केतकी की। केतकी पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो सफेद साड़ी पहने अपने हाथों के नाखूनों से उस काले कुएं की मुंडेर को खुनच रही थी। उसके नाखून से खून बह रहा था, लेकिन वो पागलों की तरह हंसते हंसते चिल्ला रही थी, खजाना मिल गया, देखो मुझे मेरा खजाना मिल गया। जब तक लोगों ने उस कुएं के अंदर झांका तो वहां सोने के सिक्के नहीं बल्कि सुभाष के उन मरे हुए रिश्तेदारों की सड़ी हुई खोपड़ियां तैर गई, जो केतकी को देखकर मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, कुलधारा की अर्कसेन की हवेली आज भी राजस्थान के उस रेगिस्तान में जर्जर खड़ी है। लोग कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात को वहां से हड्डियों के टूटने और एक औरत के पागलों की तरह हंसने की आवाज सुनाई देती है। धन दौलत इंसान की बनाई गई चीज है,
लेकिन जब इंसान दौलत के लिए अपनी इंसानियत और अपने परिवार को बेच देता है तो नियति उसका ऐसा ही खौफनाक अंत करती है। आपको यह कहानी कैसी लगी और इसके अंत ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची और हॉरर स्टोरी है तो नीचे आ रही ईमेल आईडी पर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए